Hello students, today I am going to teach you chapter 4th of class 12th chemistry, that is D and F block. So आइए पढ़ते हैं D and F block elements. इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ेंगे. सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट. द एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? द एलिमेंट विच लाई इन बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं. अगर इन शॉर्ट बात करूं मैं, जो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स उनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला गया? बिकॉज जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो किसके बीच में लाई करती है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल कैसे कि जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स रहे होंगे, जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट रहे होंगे उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? एस ब्लॉक एलिमेंट से तो कम होगी बट पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होगी. इसको और अच्छे एग्जांपल से ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहे हैं हमारे पास वो क्या रहे होंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट से लेस रिएक्टिव रहे होंगे और पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या रहे होंगे? ज्यादा रिएक्टिव रहे होंगे. इज दैट क्लियर? इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको क्या बोलते हैं? हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? अब आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं. हालांकि ये क्वेश्चन पहले होना चाहिए था बट यहां पे भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो गए? एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1 डी ऑर्बिटल्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जिनमें जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा होगा? n-1 डी सबशेल में. डेट इज पेनल्टीमेट डी सबशेल में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो उनको, उन एलिमेंट्स को क्या बोल देंगे अपन? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल देंगे. इज इट क्लियर? ठीक है, आगे आते हैं. अब जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की? जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का होगा n-1 डी 1 से 10 ns 1 से 2. कि जो n-1 डी ऑर्बिटल में वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 1 से 10 के बीच में लाई करेंगे. ठीक है, और ns ऑर्बिटल में, डेट इज आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का कितने लाई करेंगे? 1 से 2 के बीच में लाई करेंगे. इज दैट क्लियर? ये हमारा क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. यूजुअली एक नंबर में पूछ लिया जाता है सीबीएसई में कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. इज दैट क्लियर? तो ये आपको करना है. ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. क्लासिफिकेशन कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कितने ग्रुप में या कितनी सीरीज में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है. तो यहां पे देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 मेन सीरीज में डिवाइड किया गया है. आइए देखते हैं उनको. वो 4 मेन सीरीज कौन सी है? एक हम बोलते हैं, पहली सीरीज क्या बोलते हैं अपन? 3D सीरीज बोलते हैं. सेकेंड सीरीज को हम क्या बोलते हैं? 4D सीरीज बोलते हैं. थर्ड सीरीज को अपन क्या बोलते हैं? 5D सीरीज बोलते हैं. और फोर्थ सीरीज को अपन क्या बोलते हैं? 6D सीरीज बोलते हैं. इस पहली वाली सीरीज को हम 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो कौन सी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है? 3D ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है. इज दैट क्लियर? और 4D सीरीज क्यों बोलते हैं सेकंड वाली सीरीज को? बिकॉज इसमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो किस में जाएगा? 4D सीरीज में जाएगा. और थर्ड वाली सीरीज को 5D क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो 5D में आएगा. और 6D क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो किस में करेगा? 6D सीरीज में करेगा. इज दैट क्लियर? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारी 3D सीरीज है. हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज कौन सी है भाई? 3D. यही पढ़ना है अपने को. इसमें सारे के सारे 10 के 10 एलिमेंट अपने को अच्छे से करने हैं. देखो इसमें पहला एलिमेंट कौन सा है 3D सीरीज में? डेट इज स्कैंडियम. कहां से कहां तक स्टार्ट होती है? एटॉमिक नंबर 21 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक पहली कौन सी सीरीज हमारी? 3D सीरीज है. ठीक है, पहला और 3D सीरीज का जो पहला एलिमेंट है वो कौन है? स्कैंडियम. कौन है वो? स्कैंडियम. उसके बाद कौन है? टाइटेनियम. उसके बाद कौन है? वेनेडियम. उसके बाद कौन है? क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां पे देखो 5th पीरियड में, सॉरी 4D सीरीज में
जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इज इट क्लियर? आगे 5D सीरीज में जो पहला एलिमेंट है लेंथेनम है, और लेंथेनम देखो, लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर वो कितना है, 57 है, और 57 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है 5D सीरीज में वो 72 पे आ रहा है। इसका मतलब 57 और 72 के बीच में 14 एलिमेंट है। वो 14 एलिमेंट कौन से है, एफ ब्लॉक की पहली सीरीज है। कौन से है, एफ ब्लॉक की पहली सीरीज है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। इसके बाद क्या है, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। इज दैट क्लियर? हाँ, अब 6D सीरीज में देखिए, 6D सीरीज का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, हमारा एक्टिनोइड है। और 6D सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, 89, एटॉमिक नंबर 89 से लेके कहां तक है, एटॉमिक नंबर 112 तक है। क्लियर है? अब 89 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 104 है, जिसको आई थिंक हम रदरफोर्डियम बोलते हैं। ठीक है, 89 से 104 के बीच में जो 14 एलिमेंट है वो कौन से, हमारे एक्टिनोइड्स, दैट इज सेकंड सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसके बीच में लाई करती है, किसके बीच में लाई करती है, एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में लाई करती है। एक्टिनियम का अपना एटॉमिक नंबर कितना है, 89 है, और रदरफोर्डियम का कितना है, 104 है। इसके बीच में हमारे 14 एलिमेंट लाई करते हैं। वो 14 एलिमेंट्स कौन से, हमारे एक्टिनोइड्स। इनको क्या बोलते हैं, हम एक्टिनोइड्स बोलते हैं। और ये सीरीज कहां से कहां लाई करेगी, 6D सीरीज 89 से 112, और पहली सीरीज कहां से लाई कर रही है, 21 से 30, सेकंड सीरीज लाई कर रही है 39 से 48, और थर्ड सीरीज लाई कर रही है हमारी 57 से 80 तक, और फोर्थ सीरीज लाई कर रही है हमारी 89 से लेके 112 तक। इज दैट क्लियर? सॉरी, ये हमारा क्या था भाई, हमारा क्लासिफिकेशन था। ये किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया 4 मेन सीरीज में, जिनके नाम रखे गए 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल किसको बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू आईयूपैक, दोज एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट और पार्शियली फिल्ड डी सबशेल इन द ग्राउंड स्टेट और इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला गया है, ऐसे एलिमेंट्स जो जिनके पास क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल हो या पार्शियली फिल्ड डी सबशेल हो इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, उन एलिमेंट्स को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे या फिर ट्रांजिशन मेटल्स बोलेंगे। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या लिया अपन ने, आयरन लेके चले। आयरन का सिंबल क्या होता है हमारे पास, Fe। आयरन का सिंबल क्या है हमारे पास, Fe। तो कौन सा एलिमेंट लेके चले अपन, Fe लेके चले। Fe की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो क्या रहेगी, आर्गन 3d6 4s2। अगर मैं यहां पे देखूं, जो हमारी 3D ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये कंप्लीटली फिल्ड तो है नहीं, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए कितने आएंगे, या तो 10 आएंगे या बिल्कुल 0 रहेगी। ठीक है, या तो 0 होगा या 10 रहेगा। बट यहां पे क्या है, जो हमारा 3D ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। मतलब इसका मतलब ये ऑर्बिटल हमारी जो 3D ऑर्बिटल है वो क्या है, पार्शियली फिल्ड है। अगर 3D ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आयरन हमारा क्या हो गया, ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या अराइज होता है, जो 3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट और जो 4D सीरीज का लास्ट एलिमेंट और जो 5D सीरीज का लास्ट एलिमेंट है। 3D सीरीज का हमारा लास्ट एलिमेंट क्या है, जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 30। ठीक है, ओके। 4D सीरीज का हमारा लास्ट एलिमेंट क्या है भाई, कैडमियम। ठीक है, और 5D सीरीज का हमारा लास्ट एलिमेंट क्या है, दैट इज मरकरी। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे फिर अपन, या ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे इनको? तो क्वेश्चन यही आ रहा है अपने पास कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट और मेटल, कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को अपन ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कंसिडर करते? बिकॉज, इसलिए नहीं कंसिडर करते बिकॉज दे डू नॉट हैव partially filled d subshell in their ground state और in their common oxidation state। आप लिखोगे क्या क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है CBSE में। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि why जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट और मेटल, और इसका आंसर लिखोगे क्या, जो मैंने यहां पे लिखा है, बिकॉज
दे डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी सब शेल इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मतलब है इसका कि इनकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके पास पार्शियली फिल्ड डी सबशेल नहीं है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल नहीं है। इज दैट क्लियर? देखो यहां पे देखो जिंक की ग्राउंड स्टेट है, जिंक की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? आर्गन 3d10। यहां पे देखो हमारा जो 3d ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, वो क्या है हमारा? कंप्लीटली फिल्ड है। और यहां पे देखो जिंक की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है भाई? Zn2 पॉजिटिव, मतलब जो जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? 2 पॉजिटिव है। तो Zn2 पॉजिटिव में भी जिंक के पास क्या है? कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। मतलब इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसके पास क्या है? कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। इज दैट क्लियर? सेम एज किसमें है? कैडमियम में। और सेम एज किसमें है भाई? मरकरी में। देखो कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 48। इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी? क्रिप्टॉन 4d10 5s2। इज दैट क्लियर? क्या आएगा? क्रिप्टॉन 4d10 5s2। ठीक है। और देखो इसकी ग्राउंड स्टेट में क्या है भाई? कैडमियम के पास भी क्या है? कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन है। और इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2 में भी इसके पास क्या है? कंप्लीटली फिल्ड क्या है? डी सबशेल है। इज दैट क्लियर? और मरकरी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी मरकरी की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4f14 5d10 4s2। ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है मरकरी की वो क्या होती है? जिनॉन 4f14 5d10 4s2। इज दैट क्लियर? ठीक है। यहां पे देखो ग्राउंड स्टेट में भी मरकरी के पास भी क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है। ठीक है। और मरकरी की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2, उसमें भी इसके पास क्या है? उसमें भी इसके पास क्या है भाई? कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, दैट इज 5d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? इन तीनों के पास क्या है? इनकी ग्राउंड स्टेट में और इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल। That's why they are not considered as transition element according to the definition of transition element. Is that clear? Okay? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट भी आ रहा होगा। आप बहुत लोगों ने मतलब 11th में हम पढ़ते आए हैं, दैट इज क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल केस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि कॉपर में क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड D10 होता है। और अगर कॉपर में कंप्लीटली फिल्ड D10 इलेक्ट्रॉन्स है तो कॉपर को भी हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन तो आ रहा होगा आपके मन में। ठीक है। बट देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने क्वेश्चन लिखा भी हुआ है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है सीबीएसई में। क्वेश्चन क्या है? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड हैव कंप्लीटली फिल्ड सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्या है इनके पास? कंप्लीटली फिल्ड सेट ऑफ डी ऑर्बिटल है। स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर भी ये क्या कंसिडर किया जाता है? इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। वाई? क्यों? क्वेश्चन देखो भाई, अब देखो इसमें, बिकॉज ऐसा क्यों होता है? माना कि इनके ग्राउंड स्टेट में इनके पास क्या है? कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है। ये तो कोई जरूरी नहीं कि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये इनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल हो। क्लियर है? तो रीजन क्या होगा इसका? देखो, बिकॉज दीज मेटल्स इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। क्या है भाई? क्या बोल दिया इन्होंने? कि इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, उसमें इनके पास क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, दैट इज पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है। इसलिए इनको क्या कंसिडर करते हैं हम? ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर करते हैं। क्लियर है? देखो भाई, कॉपर की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2। कॉपर +2 में देखो, कॉपर +2 में 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। इसका मतलब क्या हो गया? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है कॉपर में। कॉपर के पास किसमें? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इज दैट क्लियर? इसके बाद आ गया सिल्वर। इसके बाद क्या आ गया? सिल्वर। सिल्वर को यूजुअली आपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखा होगा, बट कुछ कंपाउंड ऐसे भी है जिसमें सिल्वर +2 में भी रहता है, जो उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे AgF2 हो गया या फिर AgO हो गया हमारे पास। क्लियर है? तो AgO या फिर AgF में देखो, जो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो कितनी रहेगी? +2 रहेगी। ठीक है। तो +2 में जो हमारा सिल्वर है वो क्या है?
वो क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड। सिल्वर के पास क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल है, दैट इज 4d9 है, 9 इलेक्ट्रॉन है। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, यहां पे देखो आगे आ रहा है हमारा गोल्ड का केस। गोल्ड की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, गोल्ड की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है भाई, +3 होती है। कितना होता है, +3। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो गोल्ड के पास क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल है, दैट इज 5d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों ये भी क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल होगी इसके पास भी। क्लियर है, समझ में आया? मतलब कॉपर, सिल्वर और गोल्ड in their common oxidation state they have incompletely filled d subshell, hence they are considered as transition element. Is that clear? कोई डाउट यहां तक? ओके, समझ में आया कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, बिकॉज in their ground state as well as in their common oxidation state they have completely filled d subshell, that's why they are not considered as transition element. क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड they have completely filled d subshell in their ground state, okay, still they are considered as transition element. ऐसा क्यों, अभी अभी बताया, because in their common oxidation state they have incompletely filled d subshell, that's why they are considered as ट्रांजिशन एलिमेंट। इज दैट क्लियर? दो तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं, दोनों तरह का मैंने आपको बता दिया, और दोनों में से दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं सीबीएसई में। सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर्स में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का मैक्स आता है, 3 नंबर का नहीं पूछा गया तो 1 नंबर का देगा इसमें, या फिर 2 नंबर का देगा आपको। क्लियर है? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब भाई हमारा अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जनरल इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है, अब हम आ रहे हैं किसके ऊपर भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। किसके ऊपर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता चुका हूं आपको, डेट इज n-1 d1 से 10 ns1 से 2। ओके, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा डी ब्लॉक एलिमेंट का, n-1 d1 से 10 ns1 से 2। ओके, ठीक है, यहां पे ये चीज लिख रखी है कि n- स्टैंड्स फॉर इनर डी ऑर्बिटल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, और ns को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ns ऑर्बिटल या आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं n को। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां पे क्वेश्चन यहां से अराइज होता है, यहां से क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है। क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि जो क्रोमियम है, जो मैं अभी पिछली स्लाइड में भी बात करा कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि क्रोमियम और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें एक्सेप्शन पढ़ देते हैं हम, वही एक्सेप्शन यहाँ पे पूछी गई है। वही एक्सेप्शन क्या पूछी गई है, यहाँ पे पूछी गई है। क्या इन्होंने क्या बोल दिया कि एक्चुअली में क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सॉरी क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होना चाहिए था, 3d4 4s2 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 3d4 4s2 होना चाहिए था, बट होता क्या है, 3d5 4s1 होता है। क्या होता है भाई, 3d5 4s1 होता है। ऐसा क्यों, इसका रीजन जानेंगे अभी। ठीक है, सिमिलरली जो कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना, 29, इसके अकॉर्डिंग इसका अगर हम जनरल ट्रेंड के बेसिस पे बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, 3d9 4s2 होना चाहिए था, बट होता क्या है 3d10 4s1 होता है। होता क्या है भाई, 3d10 4s1। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज 11th क्लास में भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। वो क्या होती है भाई, एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। ठीक है, ठीक है, यहां पे देखो भाई क्रोमियम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, 4s से ले लेगा, किस में चला जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, 3d में चला जाएगा। उसके बाद उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखो कैसे बनी, यहां पे ये क्या बन गया, 3d5 बन गया, और ये क्या बन गया, 4s1। अब आप 3d5 को नोटिस करो, इसमें क्या है, हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो ये अरेंजमेंट है 3d5 का, वो क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। वो क्या है हमारा, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। सिमिलरली अगर आप कॉपर में देखो, कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया, 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया, 3d में आ गया, और 3d10 बन गया और 4s1 रह गया। ठीक है, अब 3d1 को ऑब्जर्व करो, 3d1 में क्या है, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। हर एक ऑर्बिटल में क्या है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है।
तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में जो 3d ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो क्रोमियम और कॉपर की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों आई? बिकॉज इन दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्रोमियम और कॉपर है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक्स्ट्रा क्या है? स्टेबल है। ऐसा क्यों भाई? बिकॉज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर एक्स्ट्रा स्टेबल। जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होती है? बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स एंड ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी। ये वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा? एक्सचेंज एनर्जी वाला। बिकॉज एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल में और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल में एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है। समझ में आया? ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी ऑफ एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखो। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में अपने को 3D, अपने को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है यूजली वो किसका पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 3D का पढ़ना है। किसका पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 3D का पढ़ना है, ठीक है। 3D में देखो भाई, 3D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। पहला एलिमेंट क्या है? स्कैंडियम, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या है? 3D का स्कैंडियम। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम का सिंबल क्या होता है? Sc, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 21, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? देखो 21 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? इसको इन शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं? आर्गन 3d1 4s2। कैसे लिख सकते हैं भाई इसको? 3d1 4s2, ओके, ठीक है। इसके बाद क्या आता है अपना पास? टाइटेनियम। टाइटेनियम का सिंबल क्या होता है? Ti। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 22। इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। वो इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर किया? 3D में। तो अब क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? आर्गन 3d2 4s2। आपको इलेक्ट्रॉन कहां पे ऐड करना है? बस 3D ऑर्बिटल में। किस में ऐड करना है आपको? 3D ऑर्बिटल में, ओके। सिमिलरली वेनेडियम का सिंबल क्या? V। और इसका एटॉमिक नंबर कितना? 23, ठीक है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे ऐड होगा भाई? कहां पे ऐड होगा? 3D ऑर्बिटल में। कहां पे आएगा वो? 3D ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d3 4s2। क्लियर है? अब देखो क्रोमियम, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम का अभी जस्ट केस पढ़ाया मैंने, ठीक है। क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी भाई? Ar 3d5 4s1। क्लियर है? क्रोमियम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसलिए एक्वायर करता है बिकॉज क्या होता है इसमें? 3d5 का मतलब क्या होगी? जो 3D ऑर्बिटल है वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड होगी। और एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबल, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी। इज दैट क्लियर? ठीक है। सिमिलरली मैग्नीज का है। मैग्नीज में क्या हो जाएगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। कहां पे आएगा अब इलेक्ट्रॉन? 3d5 और 4s2, जो जनरल ट्रेंड पहले चल रहा था, ठीक है। इसके बाद आयरन का क्या हो जाएगा? 3d6 4s2, ओके। कोबाल्ट का क्या हो जाएगा भाई? आर्गन 3d7 4s2। निकल का क्या हो जाएगा भाई? आर्गन 3d8 4s2, ठीक है। और कॉपर फिर आ गया। अभी जैसे पढ़ाया था, कॉपर का क्या है? Cu सिंबल होता है, 29 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? होनी क्या चाहिए थी इसकी? 3d9 4s2, बट होती क्या है? 3d10 4s2। बिकॉज यहां पे जो कॉपर में जो 3D ऑर्बिटल है वो क्या हो जाती है? फुली फिल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? फुली फिल्ड। और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होती है? भाई एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी। जस्ट अभी डिस्कस किया था अपन ने, ठीक है। वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन भी पूछा गया है हमारे पास CBSE में, ठीक है। इसके बाद जिंक आता है भाई। इसके बाद क्या आता है? जिंक में क्या रहेगा?
जिंक में इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है भाई 30, 30 में क्या हो जाएगा इसका आर्गन, आर्गन 3d10 4s2, यहाँ पे 4s1 आएगा भाई कॉपर में 3d10 4s1। ओके क्लियर है, किसी को कोई डाउट? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखो। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या है सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया है, डिस्कस किया अपन ने, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया है। इसमें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो भाई, इसमें जो सेकेंड सीरीज है हमारे पास, सेकेंड सीरीज देखो, एक मिनट, सेकेंड सीरीज देखो आप, सेकेंड सीरीज में देखो हमारा एलिमेंट क्या है, ये यट्रियम, ये क्या है यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, एजी, कैडमियम। ठीक है, यहां पे देखो यट्रियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 39 होता है। ठीक है, इसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रही होगी वो क्या रही होगी भाई 4d और 5s आएगा। इसमें क्या आएगा 4d और 5s। तो 5s में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो यट्रियम पहला एलिमेंट है तो 4d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1। सिमिलरली जिरकोनियम में कितने आ जाएंगे 2। नायोबियम में कितने आ जाएंगे, नायोबियम में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है भाई, नायोबियम के केस में भी यहाँ पे 4 आ जाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम हो जाएगा, कहाँ से कम हो जाएगा 5s से। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ जाता है मोलिब्डेनम में, ये तो क्रोमियम वाला केस है एज इट इज मोलिब्डेनम का। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं 4d में चले जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन किस में रहता है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन किस में रह जाता है भाई ये 5s में। ये सारा का सारा एज इट इज चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ 3d सीरीज है, इसको करना कोई जरूरी नहीं है आपके लिए, ना करना है आपको, गॉट इट। सिर्फ 3d सीरीज पे ध्यान रखो, 3d सीरीज ही हमें करनी है, उसके हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए और उसकी हर एक प्रॉपर्टीज अपने को पढ़नी है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। नेक्स्ट आता है अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्या आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या आ रहा है अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, देखो यहां पे क्या दे रखा है, नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है हाई। डक्टिलिटी शो करते हैं, डक्टिलिटी क्या थी, मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है अपने 9th-10th में। डक्टिलिटी में क्या होता है, डक्टिलिटी में क्या आता है भाई, पतली वायर बना लेते हैं, इसमें से क्या बनाते हैं, जितनी लंबी वायर्स बना सकते हैं, पतली से पतली वायर बना सकते हैं। मैलेबिलिटी में क्या होगा, हैमर के थ्रू मार मार के थिन शीट्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, थिन शीट्स बनाते हैं। ठीक है, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। और मेटालिक लस्टर, चमक क्या शो करते हैं ये, मेटालिक लस्टर। लस्टर क्या होता है, चमक, शाइनिंग। क्लियर है, ओके। यहां पे देखो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी मच हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। ये क्या होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं वो हार्ड होते हैं और इनकी वोलेटिलिटी क्या होती है, मतलब इनका जो वोलेटाइल नेचर है वो क्या होता है, कम होता है, ये लेस वोलेटाइल होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस वाले पे क्वेश्चन भी आ रखा है कि देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट है। यहां से वो मेटालिक बॉन्डिंग पे भी क्वेश्चन उठा लेता है और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे भी क्वेश्चन उठा लेता है। इससे पहले की प्रॉपर्टीज में आप जस्ट रीड करके चले जाना, उतना काफी रहेगा, बट ये वाला पॉइंट अपने को अच्छे से करना है। दैट इज देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह से। ठीक है, द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दीज मेटल्स आर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन from n-d in addition to the ns electron in the interatomic metallic bonding। ये क्या कह रहा है भाई, इनका जो मेटालिक पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वो हाई क्यों होता है, बिकॉज ये क्या इन्वॉल्व करते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करते हैं, साथ ही साथ किसके, ns इलेक्ट्रॉन के साथ, किसमें, इंटर एटोमिक मेटालिक बॉन्डिंग में। किसमें भाई, इंटर एटोमिक मेटालिक बॉन्डिंग में। इनमें इंटर एटोमिक मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट रहता है, किसका भाई, किसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट किसका रहता है, n-1d इलेक्ट्रॉन का रहता है, और साथ ही साथ किसका रहता है, ns इलेक्ट्रॉन का रहता है।
ये तो चलो और बात होगी, इसको और अच्छे से समझेंगे ऐसे कि जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है, मेटालिक बॉन्ड ही है, वो क्या है, मेटालिक बॉन्डिंग ही है। इज इट क्लियर? इसको और अच्छे से ऐसे समझते हैं। मैंने इस पैराग्राफ को, इस पॉइंट को और इजी बना दिया। यहाँ पे देखो इजी कैसे बनाया, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, क्या कह रहा है ये, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा, जितना ज्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज्यादा हमारा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, उतना ज्यादा अपना मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड रहा होगा उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहेगा। ये इजी है, ऊपर वाले के कंपैरिजन में तो मेरे ख्याल से ये बहुत इजी है। और आप यही लिख देना कि जो स्ट्रेंथ है मेटालिक बॉन्ड की, जो स्ट्रेंथ है मेटालिक बॉन्ड की वो किसके ऊपर, दोबारा बता रहा हूं मैं कि जो स्ट्रेंथ है मेटालिक बॉन्ड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। क्लियर है? ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गर इज द मेटालिक बॉन्ड। क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इज द मेटालिक बॉन्ड, एंड स्ट्रॉन्गर द मेटालिक बॉन्ड, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर है? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है? इसका आंसर क्या करेंगे, यही आंसर लिख के आना है आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे डाला है, और जितना इजी बना सकता था मैं इजी बना के मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है भाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, देखो इसमें भाई ये जो वेरिएशन दे रखी है किसकी, मेल्टिंग पॉइंट के एटॉमिक नंबर के साथ वेरिएशन दे रखी है। क्या दे रखा है भाई, मेल्टिंग पॉइंट की वेरिएशन दे रखी है किसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ। यहां पे देखो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सबसे ज्यादा पीक, सबसे बड़ी पीक किसकी आ रही है, डब्ल्यू की। डब्ल्यू क्या हमारा, टंगस्टन। डब्ल्यू क्या हमारा भाई, टंगस्टन। पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, अमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है भाई, टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। इसकी वजह से टंगस्टन एलिमेंट कहां पे यूज किया जाता है, बल्ब में। कहां पे यूज किया जाता है, अपने बल्ब में। बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है। क्लियर है? समझ में आया? बिकॉज उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ओके, ठीक है, आगे देखो। और सेकंड एलिमेंट क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट में, जो एक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट में, डेट इज मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे किस में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। किस में मिलता है भाई, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। यहां से अपने को सिर्फ ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर हम ट्रेंड की बात करें, देखो ट्रेंड की बात करते हैं तो टाइटेनियम से 3D सीरीज की तरफ जा रहा हूं मैं। पहले 3D सीरीज का देख रहा हूं। 3D सीरीज में हो क्या रहा है, टाइटेनियम से स्टार्ट किया है। टाइटेनियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डी इलेक्ट्रॉन कितने, 2। इसके बाद वेनेडियम में 3, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। क्रोमियम में कितने हो जाएंगे, 5, सॉरी क्रोमियम में कितने हो जाएंगे, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद ये डिप आ रहा है मैग्नीशियम पे। इसका अगली स्लाइड में आंसर है। ये जो डिप आ रहा है किस में आ रहा है, मैग्नीज में आ रहा है। मैग्नीशियम मैंने गलत बोल दिया, किस में आ रहा है ये डिप, मैग्नीज के केस में आ रहा है। ठीक है, मैग्नीज में होना तो चाहिए था ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसमें, 5 होते हैं। कितने होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया भाई, आयरन। फिर आयरन का बढ़ गया, फिर थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। क्लियर है? इसका अच्छे से सेकंड स्लाइड में यहां पे दे रखा है। यहां पे देखो ये ट्रेंड अच्छा है हमारा, ये 3D सीरीज का ट्रेंड है। किसका है भाई, 3D सीरीज का ट्रेंड है। देखो सबसे यहां पे देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, यहां पे देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्कैंडियम में। स्कैंडियम में कितने हैं भाई, 1। टाइटेनियम में कितने हैं, 2। वेनेडियम में कितने हैं, 3। ओके, क्रोमियम में कितने हो गए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैग्नीज में कितने हैं, 5। और इसमें आयरन में कितने हैं भाई, 4। ठीक है, कोबाल्ट में कितने, 3, आगे 2, इसमें 1 और इसमें 0। क्लियर है? तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है।
ठीक है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसलिए पहले स्कैंडियम से ज्यादा हुआ किसका, टाइटेनियम का। टाइटेनियम से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका, वेनेडियम का। वेनेडियम के किससे, क्रोमियम का ज्यादा। फिर यहां पे डिप आता है, ये एक्सेप्शनल केस है मैग्नीज का। मैग्नीज का क्या है, एक्सेप्शनल केस है। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, फिर डिप आ रहा है, मिड तक बढ़ा हमारा, फिर मिड के बाद क्या आ गया, डिप आ गया। बिकॉज मिड के बाद क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। फिर क्या आ गया, आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल, निकल के बाद कॉपर, कॉपर के बाद जिंक। ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है फॉर द 3D सीरीज के लिए, ओके, ठीक है। हाँ जी, एक पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट और है। एक पॉइंट और क्या है वो, कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट कह रहा हूं मैं, जो हमारा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है, जो हमारा अभी हमने पढ़ा कि जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है 3D सीरीज का, वो किसकी वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड की वजह से होता है, क्लियर है। बट जो हमारी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड के, ठीक है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हमारा मेटालिक बॉन्ड रहा होगा उतना ज्यादा उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन रहा होगा, क्लियर है। क्या रहा होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लैटिस इनटू द फ्री गैसियस आयंस, ठीक है। किसी भी मेटल लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं, ओके, ठीक है। तो इस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं। यहां से क्या बने हुए हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के ऊपर क्या बने हुए हैं, क्वेश्चन बने हुए हैं। सिंस जो हमारी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है भाई, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो अल्टीमेटली जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करने लगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। गॉट इट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं इससे रिलेटेड। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हाई एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था कि वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, और सेम आंसर लिखते हैं अपन, बिकॉज क्यों भाई, उनका मेटालिक बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, क्लियर है। ये क्वेश्चन उस तरह से भी बन सकता था, बट इन्होंने क्वेश्चन क्या बनाया अभी, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसका आंसर करते हैं, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटर एटोमिक इंटरेक्शंस, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटर एटोमिक इंटरेक्शंस। अगर क्या बोला इन्होंने भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास क्या होते हैं, हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटर एटोमिक बॉन्ड बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटर एटोमिक बॉन्ड का मतलब हो गया सिंपल मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटर एटोमिक इंटरेक्शन एंड हेंस फॉर्म स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड बिटवीन द मेटल एटम्स। क्या बना लेते हैं भाई, स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड्स बना लेते हैं एटम्स के बीच में, क्लियर है। सिंस, यहां पे देखो मैंने सिंस लिख रखा, सिंस स्ट्रॉन्गर द मेटालिक बॉन्ड हायर इज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बिकॉज प्रीवियस स्लाइड में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा मेटालिक बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लगेगी। इसका मतलब क्या होगा, हायर इज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्लियर है। देयरफॉर ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन बिकॉज दे फॉर्म स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड्स, ओके, ठीक है। समझ में आया भाई कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्वेश्चन क्या था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को क्यों शो करते हैं। अगर इन शॉर्ट बोलूं तो मैं ये बोल सकता था क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड्स बनाते हैं। और वो स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, बिकॉज ऑफ हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। एज सिंपल एज दैट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। इन द सीरीज स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिंक इज द लोवेस्ट। इन्होंने बोल दिया कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है जिंक का वो लोवेस्ट क्यों है। क्या बोला इन्होंने, जो
जो हमारा क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है जिंक का, वो लोवेस्ट क्यों है, वाई? देखो इसका आंसर है बिकॉज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। बिकॉज मेटालिक बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। समझ गए ना, समझ गए? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। आपको लिखना क्या है, सिर्फ यही आंसर लिखना है, ठीक है? बिकॉज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। इन केस ऑफ जिंक देर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी अभी हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो जिंक होता है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज उसका क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है। अगर उसके पास कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है तो क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास? नहीं होंगे, जीरो होंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो मेटालिक बॉन्ड बनेगा नहीं। अगर मेटालिक बॉन्ड बनेगा नहीं तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। क्लियर है? तो इन केस ऑफ Zn there is no unpaired electron present in the 3D subshell of zinc atom, thus there will be no interatomic interaction। वहां पे कोई भी interatomic interaction नहीं रही होगी, जिसकी वजह से जिंक हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जिसकी वजह से क्या होगा, जिंक की जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी वो क्या रही होगी, लोवेस्ट रही होगी। इज इट क्लियर? ओके, एनी डाउट? तो आज के लिए हम इतना ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अपनी शिक्षा। थैंक यू सो मच।